हेलो दोस्तों, आपके सामने जो वीडियो है एसबीआई प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर है कलेक्ट टू टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर का। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखते हैं। रिस्क अवेयरनेस डे यानी जोखिम जागरूकता दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो रिस्क अवेयरनेस डे या जोखिम जागरूकता दिवस जो होता है ये हम ऑब्जर्व करते हैं हर एक साल। कब? हर एक साल, बट हम कब ऑब्जर्व करते हैं, सवाल ये था आपका। जो सही इसमें मतलब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका, पहला ऑप्शन है 1 अगस्त, सेकंड ऑप्शन है 1 सितंबर, थर्ड ऑप्शन है आपका 2 नवंबर और डी ऑप्शन है आपका 1 जुलाई। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपके समझ से। ठीक है, तो थोड़ा सोच के बताएंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा आपके समझ से, बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 1 सितंबर हम बोलेंगे कि इसका सही जवाब है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस अवेयरनेस डे जोखिम जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है हर एक साल वो 1 सितंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यू या मॉडिफाइड CIFS shall be duly risk categorized in AMLOC on basis। बोलता है जो नया मॉडिफाइड CIFS है जिसको कि हम ड्यूली रिस्क कैटेगराइज्ड बोलते हैं एमलॉक में, वो किस बेसिस के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तो आप शब्द को बहुत ध्यान से पूरे समझिएगा। न्यू या फिर मॉडिफाइड हो CIF, ठीक है, तो वो ड्यूली रिस्क असाइंड यानी जो ड्यूली रिस्क कैटेगराइज्ड है एमलॉक में कब बनाया जाता है। तो ए ऑप्शन है T+0, बी ऑप्शन है T+1, सी ऑप्शन है T+2, डी ऑप्शन है T+4। आपकी समझ से सही ऑप्शन इस केस में क्या होगा, आप बताइए। चलो सोचिए और फिर बताइए। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल सही है, T+2 डेज। ठीक है, यानी T+2 डेज बेसिस पे एमलॉक जो होता है नया मॉडिफाइड CIF को नया हो चाहे मॉडिफाइड CIF उसको रिस्क कैटेगराइज करता है। चाहे आप नया CIF खोलो चाहे मॉडिफाई करो CIF को, तो एमलॉक का काम है कि इसको रिस्क कैटेगराइज करना T+2 डे के हिसाब से। तो सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बोलते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रजिस्टर किया जाता है अंडर कौन सा सेक्शन है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। आपको इसका आंसर देना होगा, इसके सवाल का जवाब देना होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 5, बी ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 6, सी ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 7, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सेक्शन 8। तो बताइए इस केस में क्या होगा सही आंसर। यहाँ बात क्या हो रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जो रजिस्टर करते हैं सेक्शन, कौन से सेक्शन होगा, कंपनीज एक्ट के तहत। अब सवाल क्या है, सवाल था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज एक्ट में आती हैं जिसको हम रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, ये सवाल था। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 5, बी ऑप्शन है आपका सेक्शन 6, सी ऑप्शन है सेक्शन 7, डी ऑप्शन है सेक्शन 8। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा सेक्शन 8। ठीक है, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। CTR यानी क्या फुल फॉर्म इसका, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। CTR का फुल फॉर्म क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, नहीं मालूम है तब याद कर लीजिए इसको। CTR का फुल फॉर्म हो गया कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है हर एक मंथ जिसको कि सबमिट किया जाता है FIUIND के द्वारा। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। IND मतलब इंडिया होता है। ठीक है, किस बेसिस पे हम सबमिट करते हैं, ठीक है, और किसको सबमिट करते हैं ये तो आप समझ गए। देखिए जब सवाल बनता है ना तो उस सवाल में भी बहुत सारे आपको ऑप्शन समझ में आते हैं। ठीक है, FIUIND किसको सबमिट करना है, CTR, तो FIUIND को सबमिट करते हैं। कब करते हैं, तो हर एक महीना करना है। ठीक है, बट कब करना है, हर एक महीने में। ए ऑप्शन है फोर्टनाइटली, बी ऑप्शन है बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, सी ऑप्शन है विदिन 15 डेज, डी ऑप्शन है विदिन 7 डेज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा था पहला सवाल। आप तो ऐसी ऑप्शन समझ जाओ, जब यहाँ पे मैंने बोल ही दिया आपको, यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, हर एक महीने की बात होगी, ईच मंथ। तो ईच मंथ में आपको नॉर्मली क्या होगा, ईच मंथ में एक ही दिन हो गया ना, तो बेसिकली बी ऑप्शन हो जाएगा कि 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ को आपको सबमिट कर देना है इस केस में। ठीक है, बी ऑप्शन। आप ऑप्शन सिर्फ पकड़ सकते हो। क्वेश्चन 5, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ कस्टमर्स KYC डेटा with the central KYC records registry CKYCR हम बोलते हैं within dash days after commencement of an account based relationship with a customer। तो बैंक को जरूरी है कि फाइल करेगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा,
ठीक है, क्या फाइल कर रहे हो? फाइल कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज को फाइल करना है, जो कस्टमर का केवाईसी रिकॉर्ड या डेटा जो होता है किसके साथ करना है? सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स के साथ या रजिस्ट्री जो केवाईसी के साथ। विद इन कितने दिन के भीतर भीतर जब कमिटमेंट हो जाता है अकाउंट को, जो कि बेस्ड होगा रिलेशनशिप विद कस्टमर। ए ऑप्शन हो जाएगा 3 डेज, बी ऑप्शन हो जाएगा 7 डेज, सी ऑप्शन हो जाएगा 15 डेज, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑन द फॉलोइंग डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग डेट। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, सोचिए और फिर बताइए। इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? 3 डेज। तो मतलब कस्टमर जो बैंक को जरूरी है कि फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज कस्टमर केवाईसी रिकॉर्ड डेटा को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री केवाईसी आर के साथ, वो कितने दिन में कर देना? 3 दिन के भीतर भीतर करना, जिस डेट को भी कमेंसमेंट होती है अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफेंस of money laundering defined under section 10 of PMLA 2002। तो पहला चीज है कि यहाँ पूछ रहा है कि ऑफेंस मतलब होता है जुर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं? जुर्म, अपराध। ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का किया है, क्या है ऑफेंस, किसकी बात हम कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में बात हो रही है। और कौन सा सेक्शन है? और PMLA 2002, PMLA होता क्या है? क्या होता है जी? फुल फॉर्म बताइए, इसका मालूम है आपको? तो एक PMLA का आपको फुल फॉर्म जानना चाहिए। पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पीएमएलए फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, कानून है। उसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सेक्शन 3, बी ऑप्शन है सेक्शन 4, सी ऑप्शन है सेक्शन 12, डी ऑप्शन है सेक्शन 2। आपके समझ से इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? ठीक है, बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन नंबर 3। ठीक है, ए ऑप्शन। Question number 7 भाई, the money launderer typically engages in a series of continuous conversions or movements of funds within the financial or banking system by way of numerous accounts so as to hide their true origin and to distance them from their criminal source is called। बोलते जो मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें कि इंगेज होता है कई तरह के कंटिन्यूअस कन्वर्जन या पैसे की ट्रांसफर बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फंड। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल के थ्रू कर रहे हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम के करो, या किसी और बहुत सारे डिफरेंट तरीके, न्यूमरस तरीके से अकाउंट। और ये एक अकाउंट में नहीं कर रहे, न्यूमरस अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंटों में कर रहे हैं ये। ठीक है, और इसका कारण क्या करने का? कारण यह करने का ताकि उनकी असली आइडेंटिटी छुपाई जा सके और दूसरे अकाउंट में जहाँ भेजना आराम से भेजा जा सके। ठीक है, और ये सारा पैसा कहाँ से आया हुआ? क्रिमिनल सोर्स है। ठीक है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है। इस चीज के या इस तरीके की चीज को हम क्या बोलते हैं? क्या कर रहे हैं? आज एक जगह से पैसा आ रहा है, आप उसको डिफरेंट जगह फंड को मूवमेंट कर कई डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां पे अपना ओरिजिन छुपा रहे हैं। मैं कौन हूं मैं नहीं बता रहा हूँ, किसको भेजना वो भी नहीं पता चले, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेयरिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा प्लेसमेंट, सी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रक्चरिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? अगर ठीक है, इस केस में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको, ये हो जाएगा लेयरिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? लेयरिंग। ठीक है, ए ऑप्शन। All employee training programs of dash days duration or more will have a module on KYC standards, AML, CFT measures। तो बोलते जितने भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है वो बेसिकली कितने दिन की होनी चाहिए? कितने दिन की होनी चाहिए, ये मतलब कम से कम है, या तो उतना दिन का हो चाहे उससे ज्यादा दिन का भी हो सकता है। तो वहां पे एक मॉड्यूल होता है केवाईसी स्टैंडर्ड्स, एएमएल और सीएफटी मेजर्स के ऊपर। ए ऑप्शन है 3 डेज, बी ऑप्शन है 7 डेज, सी ऑप्शन 2 डेज, डी ऑप्शन है 5 डेज। सोच के बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? बहुत सिंपल सा है, सारे एम्प्लॉय को करना ही पड़ता है। इसका जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 3 डेज। क्या हो जाएगा? 3 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, which of the following is not one of the 4 key elements of KYC policy। इनमें से कौन सा जो चीज है वो 4 KY एलिमेंट जो होते हैं, मतलब जो आप समझो KYC है उसमें 4 की एलिमेंट होती है, उसमें से वो एक चीज नहीं है। ठीक है, बाकी 3 चीज होंगी 4 की एलिमेंट बट एक नहीं है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफर्स। क्या होगा इस संबंध में आप बताइए?
तो इस केस में आप जब पढ़ेंगे फोर की जो होता है, आप सॉरी इस केस में अगर आप पढ़ेंगे कि जो आपका, मैं बोलूं यहाँ पे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फोर की केवाईसी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है इसमें क्या चीज है वो पहले हम समझते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स होता है और रिस्क मैनेजमेंट होता है। तीन के तीनों चीज जो होती हैं ये केवाईसी पॉलिसी के तहत आता है। तो क्या चीज तहत नहीं आता है कि मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफर्स, ये सब तहत में नहीं आता, यानी ये ऑप्शन एक्चुअली गलत है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों उसके पार्ट है। क्या पार्ट हो गया, चार की मतलब जो की एलिमेंट होते हैं केवाईसी पॉलिसी का, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, रिस्क मैनेजमेंट, बट मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफर इसका पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डी ऑप्शन को सही करेंगे, यानी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 6 ओवीडी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। तो पहला चीज समझिए, ओवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको तो यही समझना होगा क्या होता है बताइए, और वो भी 6, आरबीआई ने 6 बताया हुआ है। कितना बताया आरबीआई ने, 6 बताया, ठीक है, और उसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ओवीडी क्या होता है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। ओवीडी का फुल फॉर्म क्या, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है जो आरबीआई बताया हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पैन कार्ड, दूसरा ऑप्शन है वोटर आईडी कार्ड, तीसरा ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा ऑप्शन है प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, ठीक है। तो इसमें हम ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कि इनमें से एक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, पैन कार्ड जो है वो एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, उसमें एड्रेस नहीं है, ठीक है। एड्रेस ना होने की वजह से पैन कार्ड को नहीं माना जाता है। वोटर आईडी कार्ड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, आधार नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, ओम्बड्समैन मे अवार्ड ₹2 डैश इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड। ओम्बड्समैन कौन है, बैंकिंग ओम्बड्समैन आरबीआई द्वारा होता है। अवार्ड का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट देना, फाइन दे सकता है, वो भी क्रेडिट कार्ड के समझ, शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, ठीक है। कितना तक फाइन में लगा सकता है, ए ऑप्शन ₹10 लाख, बी ऑप्शन ₹1 लाख, सी ऑप्शन है ₹20 लाख, डी ऑप्शन ₹30 लाख। बताइए इस केस में क्या होगा सही ऑप्शन, थोड़ा सोचेंगे तो बता पाएंगे। इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा ₹1 लाख, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, शब्द है हाइपोथिकेशन। क्या शब्द है, हाइपोथिकेशन डिफाइंड अंडर। हाइपोथिकेशन को किस चीज के अंदर बताया गया है, डिफाइन किया गया है। ए ऑप्शन सरफासी 2002, बी ऑप्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सी ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डी ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आपके समझ से सही ऑप्शन इस केस में क्या होगा बताइए। अगर आप पढ़े होंगे लीगल, ठीक है, जेआईबी में लीगल जो हमारा बुक है उसमें आपने पढ़ा होगा, चाहे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी है जो आपका एसबीआई टीओ प्रमोशन कोर्सेज में, तो आप देखेंगे कि सरफासी एक्ट में हाइपोथिकेशन उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। सरफासी एक्ट 2002 में हाइपोथिकेशन को पहली बार बताया गया है। जैसे हाइपोथिकेशन होता क्या है, हाइपोथिकेशन में ये होता है कि प्रॉपर्टी बैंक के नाम पे रहती है, बट आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हो गया कार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 पे एक्सपेंड करना है सीपीआईओ। सीपीआईओ का फुल फॉर्म बताना होगा क्या होता है। ए ऑप्शन है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस, बी ऑप्शन है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, सी ऑप्शन है चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, डी ऑप्शन है चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस। बताइए इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए सीपीआईओ है तो ऑफिस की बात ही नहीं होगी, यहाँ ऑफिसर की कुछ बात हो रही है, हमेशा याद रखना है। इसमें ऑफिस सीपीआईओ मतलब ऑफिसर की बात होगी, तो ये ऑफिस ऑफिस तो ऐसे ही हट जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें दो ही शब्द बचेगा, चीफ हो जाए, ठीक है, या सेंट्रल हो जाए। तो आप बी और सी पे ऑप्शन लगा सकते थे, 50:50 का आपको रिस्क रहता है इस केस में, ठीक है। तो सॉरी ये माफ करिएगा, ये वाला ठीक है, ये ठीक है। अब आपके पास यही दो ऑप्शन है, चाहे इस पे आप मारो चाहे आप इस पे मारो, तो आप 50:50 का रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको मालूम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है सीपीआईओ का, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 14, एपलेट अथॉरिटी इन केस ऑफ आरटीआई इन आवर बैंक इज। बोलते एपलेट अथॉरिटी जो होता है हमारे संबंध में, जो आरटीआई हो जो हम फाइल करते हैं हमारे बैंक में, वो कौन है। तो एपलेट अथॉरिटी क्या होता है, चीफ, जो टॉप अथॉरिटी हो गया, जब हम आरटीआई फाइल करते हैं अपने बैंक में उसकी बात की जा रही है। ए ऑप्शन है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, बी ऑप्शन है डिप्टी जनरल मैनेजर, सी ऑप्शन है जनरल मैनेजर, डी ऑप्शन है चीफ जनरल मैनेजर।
क्या होगा आपके संबंध से बताइए। तो एपलेट ऑथोरिटी जो हम आरटीआई के संबंध में फाइल करते हैं अपने बैंक के द्वारा, और क्या होगा इस केस में, तो एपलेट ऑथोरिटी आरटीआई, ठीक है। आरटीआई में जो एपलेट ऑथोरिटी कौन है, किस पोस्ट के लोग होते हैं, सब देख किस पोस्ट के लोग होते हैं। नेचुरल सी बात है, वो जनरल मैनेजर के रैंक के होते हैं। जो एपलेट ऑथोरिटी होती है आरबीआई की, जो आरटीआई जो हम फाइल करते हैं उस केस में हमारे बैंक में वो जनरल मैनेजर के पद के लोग होते हैं, यानी 14 का सी। क्वेश्चन 15, बैंक हैज डैश टाइप ऑफ लिन अपॉन द कंटेंट्स ऑफ लॉकर्स। बैंक में किस तरह का लिन या किस प्रकार का लिन होता है जो कंटेंट होती है लॉकर का। ए ऑप्शन है जनरल लिन, बी ऑप्शन है पार्टिकुलर लिन, सी ऑप्शन है बोथ जनरल लिन एंड पार्टिकुलर लिन, डी ऑप्शन है निगेटिव लिन। तो क्या हो जाएगा इस केस में सही ऑप्शन, आप बताइए। बेसिकली बैंक का जो ऑप्शन होता है जनरल लिन नहीं होता है, ठीक है, ना नेगेटिव लिन होता है ना, देखिए जब बैंक में सीधा सी बात है, बैंक का जो लिन है पार्टिकुलर लिन होता है। कौन सा लिन होता है, पार्टिकुलर लिन होता है। जनरल लिन, नेगेटिव लिन, ये सब लिन से इसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैंक में कौन सा लिन चलता है आपका, आपका चलता है पार्टिकुलर लिन चलता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, holder in due course is defined under section dash of NI Act 1881। बोलते हैं जो होल्डर होते हैं ना ड्यू कोर्स में, जो उसको डिफाइन किया बताया भाई कौन सा सेक्शन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट का फुल फॉर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत हम किसकी बात कर रहे हैं, होल्डर की बात कर रहे हैं, और वो भी ड्यू कोर्स में बात कर रहे हैं। और कौन से सेक्शन के तहत बात किया गया, एनआई एक्ट 1881 का। ए ऑप्शन है सेक्शन 8, बी ऑप्शन है सेक्शन 9, सी ऑप्शन है सेक्शन 10, डी ऑप्शन है सेक्शन 6। बताइए सही ऑप्शन क्या आ जाएगा इस केस में। इस केस का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, सेक्शन 9 में आपको ये चीज बताया हुआ है, ठीक है। Question number 79. As per section 80 of NI Act 1881, if no interest rate is mentioned in promissory note, rate of interest will be dash percentage per annum। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये सेक्शन है, एक सेक्शन है 80 में, सेक्शन 80 होता है NI Act 1881 का, जहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि किसी तरह का कोई इंटरेस्ट रेट आपको मेंशन्ड नहीं किया हुआ है प्रोमिसरी नोट पे, ठीक है। तो अब यहाँ बोल रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करेगी भाई पर एनम, तो इस केस में क्या होना चाहिए आपका आंसर। ए ऑप्शन है 8%, बी ऑप्शन है 18%, सी ऑप्शन है 12%, डी ऑप्शन है 6%। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका 18%। अगर कहीं मेंशन नहीं सीधे सीधे 18% चार्ज होता है, ओके, याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, तो बोलता है कि कलेक्टिंग बैंकर कैन गेट प्रोटेक्शन इन केस ऑफ क्रॉस चेक अंडर सेक्शन डैश ऑफ एनआई एक्ट 1881। तब कौन सा कलेक्टिंग बैंक, जो बैंक कलेक्टिंग बैंकर जो बैंक चेक कलेक्ट कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, बट वो किसमें मिला, क्रॉस चेक में मिला हुआ है। कौन सा सेक्शन है एनआई एक्ट का, सवाल ये था यहाँ पे। ए ऑप्शन है सेक्शन 31, बी ऑप्शन है सेक्शन 131, सी ऑप्शन है सेक्शन 85, डी ऑप्शन है सेक्शन 138। सोच के बताइए क्या होगा इस केस में आंसर। तो यहाँ जो कलेक्टिंग बैंकर है जिसको प्रोटेक्शन मिला हुआ क्रॉस चेक के तहत, जो सेक्शन है ए सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट 1881 के तहत मिला हुआ है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन 19 में आइए, the holder of check should issue a notice in writing to the drawer within dash days from the receipt of information check returning memo from the bank upon dishonor of the check। जो पेई है या होल्डर होता है, जो पेई या होल्डर है चेक का, जो कि इशू करता है एक नोटिस इन राइटिंग में ड्रॉवर को, विद इन कितने दिन में इशू करेगा, जिस डेट को रिसिप्ट होता है इन्फॉर्मेशन का चेक रिटर्निंग मेमो बैंक के साइड से जहाँ पे चेक डिसऑनर हो गया। ए ऑप्शन है 15 डेज, बी ऑप्शन है 7 डेज, सी ऑप्शन है 30 डेज, डी ऑप्शन है 45 डेज। बताइए क्या होगा। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, 30 डेज, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, circumstances under which a partnership is will dissolved by giving dash days of notice। अब समझिए circumstance ऐसा आ गया जहाँ पे पार्टनरशिप को एट विल है, मतलब इच्छा पे पार्टनरशिप बनाया हुआ है, तो उसका बहुत आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं, बट कितने दिन की नोटिस देनी होगी पहले आपको। ए ऑप्शन है 15 डेज, बी ऑप्शन है 14 डेज, सी ऑप्शन है 7 डेज, डी ऑप्शन है 3 डेज। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इस केस में सही जवाब हो जाएगा 14 डेज। 14 दिन का नोटिस देके आप पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, खत्म कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं।
सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन 21, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी। बोलते क्या रिस्ट्रिक्शंस होगा उस रिस्पेक्ट में जहां मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात की जा रही है किसी भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, ये शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। हम यहाँ बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम नंबर की बात कर रहे हैं पार्टनर्स का, किसमें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी फर्म की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम 2, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, बी ऑप्शन है मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, सी ऑप्शन है मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, डी ऑप्शन है मिनिमम 2 मैक्सिमम नील। आपके समझ से क्या होना चाहिए इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कि जब हम एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना रहे हैं तो पार्टनर्स का कम से कम तो 2 पार्टनर होगा, मैक्सिमम का कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं बताया हुआ है, इसलिए मैक्सिमम नील लिखा हुआ है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, एलिजिबिलिटी एज टू बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर इज। अब यहाँ पे एक शब्द है एलिजिबिलिटी एज, क्या बनना चाहते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहते हो चाहे होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहते हो, उसके लिए भी एज का क्राइटेरिया चलता है। ए ऑप्शन 21 ईयर्स, बी ऑप्शन 30 ईयर्स, सी ऑप्शन 35 ईयर्स, डी ऑप्शन 25 ईयर्स। तो इस केस में क्या होगा सही ऑप्शन? तो जो कम से कम एज बना है आपका, जो आप बोल सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का, होल टाइम डायरेक्टर बनने का, वो रखा गया है यहाँ पे 21 साल। कितना रखा गया? 21 ईयर्स पे आप बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 23, dishonor of electronic funds transfer for insufficiency etc of funds in the account, it is defined under section dash of payment and settlement act 2007। तो हम बात क्या कर रहे हैं, डिसऑनर की बात कर रहे हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की, बट हम डिसऑनर के सेंस वाला इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का हो रहा है। ठीक है, बट वो किस कारण से हो रहा है, पैसा ही नहीं है अकाउंट में, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ठीक है, ओके, अकाउंट में। तो डिफाइन किया हुआ सेक्शन कौन सा सेक्शन है आपका, मैं बोलूंगा कि सॉरी बोलूंगा कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। कौन सा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत वो सेक्शन एक बनाया हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के केस में, शब्द को ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चेक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ए ऑप्शन है सेक्शन 20, बी ऑप्शन है सेक्शन 25, सी ऑप्शन है सेक्शन 8, डी ऑप्शन है सेक्शन 138। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, सेक्शन 25। ठीक है, सेक्शन 25 में पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत डिसऑनर ऑफ चेक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात की गई, जहां पे पैसा ना होने का अकाउंट में बात किया गया है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 24, केसेस ऑफ कैश शॉर्टेज मोर देन dash if detected by management auditor inspecting officer and no reported on the day of occurrence by the persons handling cash will be treated as fraud। बोलता है जो कैश, अगर आप ऐसा केस जहाँ पे कैश की शॉर्टेज हो जाए, ऐसा केस जहाँ पे कैश की शॉर्टेज हो जाए पर वो कितने रुपए से ज्यादा होना चाहिए, क्या कितने रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और ऐसा पता चलता है मैनेजमेंट ऑडिटर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को, और जिसको रिपोर्ट नहीं किया गया है, क्या वो रिपोर्ट ही नहीं किया, जिस दिन को हुआ वैसे रिपोर्ट ही नहीं किया गया जो पर्सन कैश को हैंडल कर रहा था, तो बैंक उसको फ्रॉड मानती है। ए ऑप्शन है ₹5,000, बी ऑप्शन ₹50,000, सी ऑप्शन ₹25,000, डी ऑप्शन ₹1,00,000। जैसे ऐसा होता है कभी कभी आप कैश में बैठे हुए हैं तो आपको बताना होगा, शॉर्टेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप नहीं बताओगे तो फ्रॉड के रूप में ट्रीट होता है, याद रखना है आपको बात, बट कितने रुपए से ट्रीट होता है वो आपको समझना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ₹5,000। बहुत छोटा सा रकम है, ₹5,000 या इससे ज्यादा को रुपए होता है, ₹5,000 या इससे ज्यादा को रुपए जिस दिन में शॉर्टेज और आप नहीं बता रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, तो इसको फ्रॉड के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, पॉलिसी ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट इज नोन एज। सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो पॉलिसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है गरिमा, बी ऑप्शन है मर्यादा, सी ऑप्शन है स्वाभिमान, डी ऑप्शन है पॉश। क्या होना चाहिए आपके संबंध से, नाम से समझ में आ रहा है, गरिमा जो है आपका एक सही ऑप्शन है। इसमें पॉलिसी जो बनाई गई सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसका नाम है गरिमा। ठीक है, ए ऑप्शन। ओके, तो हम लोग यहाँ बात करें एसबीआई प्रमोशन एग्जाम ट्रेनिंग ऑफिसर का जो हमारे पास कोर्स कंटेंट्स हैं उसमें हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेगी जो प्योरली एसबीआई टीओ का रहेगा, आरोहन के वीडियोस को डिस्कशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, और कोई और सारे के सारे इंटरनल सर्कुलर्स रहेंगे आपके वीडियोस में भी और पीडीएफ्स में भी, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर के भी वीडियो रहेंगे, 5,000 सेट के क्वेश्चन बैंक होंगे,
27 मॉक टेस्ट होगा और इसका प्राइस रखा गया है मात्र 2000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर 7827546946। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ठीक है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।